सीरीज में एक एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। वैद्युत धारिता का मात्रक लिखिए, तो आपको पता है फैराड। वैद्युत संधारित्र कैसे बने होते हैं? इस प्रकार से संधारित्र होते हैं, दोनों प्लेट्स बराबर होती हैं और इस संधारित्र का सिंबल है, और संधारित्र को की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, आवेशित खोखली गोलाकार चालक की सतह पर आवेश पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान कितना होगा? तो आपने ध्यान रखना है, कोई भी आवेशित खोखला गोला है, हमेशा जो है आवेश है उसके अगर जो है इस प्रकार से उसके पृष्ठ पर है, तो ये एक समविभव पृष्ठ होता है। इसके अंदर भी प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव एक समान होगा। ध्यान रहे, विभव तो एक समान होगा कांस्टेंट, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर क्या होगी? शून्य होगी। यहाँ अंदर यानी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन विभव उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर है। यह है कि अगर इस गोले के पृष्ठ पर जो है 1 वोल्ट का विभव है, तो इसके आंतरिक बिंदु पर भी 1 वोल्ट का ही विभव होगा। ठीक आगे जो अभी आपको समझाया, देखिए, आवेशित खोखली गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव कितना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, आपको बताया। कोई खोखला गोला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। यदि इसकी त्रिज्या, इस खोखले गोले की त्रिज्या r है, या कैपिटल R ले लेते हैं, तो विद्युत विभव क्या होगा? V = 1/4πε0 Q/r, जहाँ r चालक की त्रिज्या है और Q इस पर आवेश है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव शून्य है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र भी शून्य हो? देखिए, वैद्युत विध्रुव होता है, इसके निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु पर, अगर निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर देखें तो वहां विभव क्या होता है? शून्य होता है, तो यह संभव है। ठीक है ना, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, याद रहे, ध्यान रखना इसे। अब ये क्वेश्चन है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये माना विभिन्न आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, कोई सभी धनात्मक है मान लिए सारे। इन सब को, ये दूर दूर है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, इन सब को एक साथ लेकर के आना है। 1 2 3 4 सब यहीं पे लेके आना है, एक ही बिंदु पे। तो इनको इसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 2 या अधिक आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये याद करने की जरूरत नहीं, सीधे ये लिखना, परस्पर अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप लाने में आवेशों को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओम का नियम आप याद करेंगे। अब देखिए, अनोमीय परिपथ क्या होता है? 2 उदाहरण दीजिए। अनोमीय परिपथ यानी ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनोमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए क्या है? टॉर्च का बल्ब और सन्धि डायोड। तो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ है वह सीधी रेखा न होकर के एक वक्र रेखा होगी। ये जो ग्राफ है ये ओम के नियम के लिए है, और ये जो ग्राफ है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपको लिखा रखें सारे। ये माना कोई विद्युत सेल है, इसके सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, याद रखना, यही परिभाषा लिखना आप। ठीक है, इसका मात्रक ओम ही होगा, ये भी याद रखना। किरचॉफ के नियम याद करवा रखें, याद कर लेना अच्छी तरह से, आएंगे क्वेश्चन में। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि द्वितीय जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये दोनों याद रखना। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर क्या है? विभव मापी अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर के समतुल्य है। अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जो है संभव नहीं है बनाना, तो अनंत वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बनाना संभव नहीं, लेकिन विभव मापी द्वारा हम अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर बना सकते हैं, जबकि वोल्ट मीटर इस शर्त को पूरा नहीं करता है।
विभवमापी सेल के विद्युत वाहक बल को नापता है, याद रहे, जबकि वोल्टमीटर सेल के विभवांतर को मापता है, याद रहे। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह समझा रखा है। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होते हैं, इनको समझते हैं। अब देखते हैं इस परिपथ में टर्मिनल विभवांतर क्या है और विद्युत वाहक बल क्या है। देखिए, इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर है, जो विभव है, ये टर्मिनल विभवांतर, ये विभवांतर इसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और देखिए, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक देखना, ये बाह्य परिपथ है ये, ठीक है। और अगर आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इंक्लूडिंग विद्युत सेल के अंदर भी, ये यानी पूरे परिपथ में एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विभवांतर समझ में आ गया। बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे, यहाँ देखो ये, फिर यहीं तक लेके आए, क्योंकि विद्युत वाहक बल में एक बल से दूसरे बल की, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की स्थिति तो हो नहीं रही है। संपूर्ण चक्र में एकांक आवेश का जो संपूर्ण चक्र लगा रहे हैं, इस स्थिति में किया गया कार्य ही क्या है, विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ देखिए, ये पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिए, ये परिभाषाएं दोनों की। विद्युत वाहक बल एक दिए गए सेल के लिए नियतांक है, जबकि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ पर सेल के विभवांतर के बराबर होता है। सेल से धारा लेते समय, आप ये पढ़ लीजिए, याद कर लेना शॉर्ट में पॉज करके। अब देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट करा रखा है। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। अगर क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो फिर सरल रेखा होगा। किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल शून्य होगा। देखिए, जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करेगा। अभी आगे बताया, एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र B में स्थिर अवस्था में है, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए। स्थिर अवस्था में लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। जब आवेश गतिशील होगा और क्षेत्र के समांतर न होकर के किसी अन्य कोण पर गति करेगा तो ही उस पर बल लगता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात आ गई, इस सूत्र में देखिए, अगर देखो वेग शून्य है तो भी बल शून्य होगा, आवेश शून्य है तो भी बल शून्य होगा। अब देखो, न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा शून्य होती है तो न्यूट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। यही इस प्रश्न में है। एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ठीक है, इसलिए इस पर लगने वाला बल शून्य होगा। देखिए, आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करते हैं 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, किसी भी कोण पे, तो उसका पथ कुंडली नुमा होगा। ये हम बार बार क्लास में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बदल जाएगी यदि कुंडली में प्रवाहित धारा को 2 गुना तथा कुंडली की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। तो किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0NI/2R है। तो यहाँ पे देखिए, अर्थात B समानुपाती I/R। धारा को 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और त्रिज्या को आधा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यानी धारा 2I हो जाएगी, त्रिज्या R/2 हो जाएगी, तो 2 भी गुणा में जाएगा तो 2 दूने 4, 4 गुना हो जाएगी तीव्रता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद करना है। चल कुंडल धारा मापी के नाल चुम्बकों के ध्रुव अवतल बेलनाकार क्यों होते हैं। त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि कुंडली पर क्रिया करने वाला बल युग्म कुंडली की कोणीय स्थिति पर निर्भर न करे। τ = NI। इसे रहने दीजिए,
इतना याद कर लेना बस, त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। याद रख लें कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है या नहीं? नहीं होता है। ये ऊपर का क्वेश्चन भी वही है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। थोड़ा सा पढ़िए इसे पॉज करके, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए लॉरेंज बल क्या है, ये बार बार समझा रखा है। यानी यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो उसमें गतिमान किसी आवेशित कण पर कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र ये है, यह चुंबकीय बल है, यह विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये दोनों जुड़ करके लॉरेंज बल को बनाते हैं। इसको याद कर लेना। अब ये क्वेश्चन है, ये पहले ही पूछा गया था। यदि किसी स्थान पर नतिकोण 30 डिग्री है, किसी स्थान पर नतिकोण 30 डिग्री है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय कोण का क्षैतिज घटक h है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है क्षैतिज घटक का सूत्र होता है h = b cos थीटा और ऊर्ध्वाधर का होता है v = b cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है? नतिकोण है और नतिकोण का मान 30 डिग्री दे रखा। आपको क्षैतिज निकालना है तो क्षैतिज का सूत्र ये लगा, तो यहाँ से क्या आ गया? क्या cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो h = b वर्गमूल 3/2 हुआ। अब हमें b का मान निकालना है तो 2h के साथ गुणा में चले जाएगा और h भाग में चले जाएगा, वर्गमूल भाग में चले जाएगा, वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। और ये भी आपको बता ही रखा है कि नतिकोण जो है का मान जो है ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता 90 डिग्री होता है और पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर इसका मान न्यूनतम जो कि 0 डिग्री होता है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर होता है, याद रखना इसमें। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ये कई बार पूछे जाते हैं। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो ध्यान रहे चुंबकीय जो फ्लक्स है फाई बराबर b × a, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक तो क्या करता है कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, तीसरा अगर b.a को हटा दें तो ये होगा ba cos थीटा। यानी कुंडली को किस प्रकार से रखा, यानी उसके अभिविन्यास पर भी निर्भर करेगा, 3 बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। इसको याद कर लेना। अब ये है वेबर के अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट × सेकंड भी हो सकती है। कैसे? तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें, याद कर लें। ये हम पढ़ चुके हैं इसको फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरण जो है उसके द्वितीय नियम में, ठीक है। ये विद्युत फिर ये है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो ये फैराडे के नियम है। एक तो क्या करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E, एक तो फेरों की संख्या, जो कुंडली होगी उनमें फेरों की संख्या, दूसरा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। 2 बातें हैं, कुंडली में फेरों की संख्या और फ्लक्स परिवर्तन की दर, इनको याद कर लें। लेंस का नियम, ये अब जो आपने पहले से याद कर रखी उसी परिभाषा को याद करना, यानी ठीक है ना। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में ऐसा आपने जो याद किया हुआ है, प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, याद कर लेना। आपको पहले समझा रखे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS और शिखर मान में क्या संबंध होता है? ये IRMS बराबर I0/2। अगर प्रत्यावर्ती धारा की जगह प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा तो वोल्टेज के लिए क्या आएगा? VRMS बराबर V0/2। तो I की जगह पे V हो जाएगा। ये शिखर मान है और ये VRMS मान है, वर्ग माध्य मूल मान है।